कल हमने एक नदी के बारे में पढ़ा था भाई, कौन सी नदी के बारे में पढ़ा था? कल हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ रहा थी ना। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का अपवाह तंत्र भी, है ना। भारत का अपवाह तंत्र चल रहा है। अपवाह तंत्र के अंदर हमने देख लिया था लगभग, एक तो हमने मुख्य नदी देख ली थी, कौन सी भाई? और सिंधु की सभी क्या देख ली थी? सहायक नदियाँ। और एक हमने देख ली थी यहाँ पर, कौन सी भाई? और गंगा की भी कौन सी देख ली थी हमने? ये दोनों कंप्लीट है तो मान लो लगभग कंप्लीट है नदी, है ना। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी दक्षिण भारत की जो नदी है वहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई? प्रायद्वीपीय भारत की नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। एक बच गई ना, ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप जानते हो क्या? क्या कुछ जानते हो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में? बताओ जरा। हैं? अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से। और कोई विशेषता भाई? अच्छा महेंद्र आ गया, मैं सोचा महेंद्र की बैठे वाला। और कोई विशेषता भाई? इनके बारे में बात करते हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं या फिर पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है भाई? ये आपका है कौन सा पठार भाई? ये आपका है तिब्बत का पठार। और तिब्बत का पठार कहाँ पड़ता है? ये आपका है तिब्बत का पठार भाई, तिब्बत का पठार है। और तिब्बत का जो पठार है वो पड़ता है आपका कहाँ पे पड़ता है अभी? ये पड़ता है चाइना के अंदर, यानी चीन के अंदर पड़ता है। यहाँ से एक नदी निकलती है, बहुत ही प्यारी सी नदी है जिसका नाम हम बात करने जा रहे हैं। नाम क्या हो जाएगा भाई? नहीं है ब्रह्मपुत्र। यहाँ से निकलती है नदी और कुछ इस प्रकार से चलती है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं अपने। उसके बाद में यहाँ से अपने यहाँ से दो जलधारा ना, यहाँ से निकली ये नदी, तो यहाँ से ये क्या है? ये क्या बना दिया भाई? बताओ। ये मांझल द्वीप बनाया मैंने। अब देखते जाओ आप। हमने सबसे पहले एक नदी के बारे में देखना है और उस नदी का नाम क्या है आप सभी जानते हो। उस नदी का नाम आप सभी जानते हो, क्या हो जाएगा भाई? उस नदी का नाम है सांगपो नदी, है ना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत का पठार चाइना से निकलती है। और निकलने के बाद में ये नदी कहाँ बहती है? तिब्बत में। और ये यहाँ पर पड़ता है भारत, और भारत में एक यहाँ पे पड़ता है दर्रा। इस दर्रे का जो नाम है उसका नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। एपी लिख रहा हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है ना। फिर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और बात करते हैं, तो यहाँ पर यानी अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या बोलती हैं? इसे बोलती हैं दिहांग बोलती हैं, दिहांग बोलती हैं। और दिहांग कहाँ बोलती हैं? तो ये बोलती हैं, कहाँ भी बोलती हैं। कब बोलती हैं दिहांग? जब इसके अंदर एक नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है भाई? जब इसके अंदर एक नदी आकर मिलती है तो इसे बोलती हैं दिहांग। और इस नदी का नाम बताने वालों, बताओ भाई इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का जो नाम है इसका नाम है लोहित नदी।
क्या नाम है भाई? लोहित नदी। फिर लोहित नदी के अंदर भी दो नदियां आकर मिलती है। एक नदी का जो नाम है वो आ जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से आती है, और ये मिल गई यहाँ पर, और एक आती है ऐसे, और ये मिल गई यहाँ पे। ऊपर वाली जो नदी है, इस नदी का जो नाम है वो हो जाएगा आपका, क्या नाम हो जाएगा? दिबांग। और इस नदी का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बूढ़ी, बूढ़ी दिबांग। बूढ़ी जवान है, देखो दिखाने के नाम रखे है ना, बूढ़ी, वो है दिबांग, ये है बूढ़ी दिबांग। दोनों किसमें बहती है? लोहित नदी की सहायक नदी है। लोहित किसकी सहायक नदी है? दिहांग की है, अभी दिहांग की है, याद रखना। इससे पहले भी यहाँ अगर हम बात करना चाहें किसके बारे में, अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ तिब्बत वाले भाग के बारे में, तो तिब्बत के अंदर ही यहाँ पर दो नदियाँ आकर इसके अंदर मिलती है तिब्बत के अंदर, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। पहले का नाम क्या है भाई? बताओ भी, पहले का नाम क्या है? एक का नाम तो यहाँ से कहते हैं ना, ये दो नदियां आकर मिलती है। पहली नदी का नाम हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये आ सकता है यहाँ पर। पहली नदी का नाम आ जाएगा न्याय सिंह, न्याय सिंह बोलते हैं, न्याय सिंह। इस नदी का नाम बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं, सांगपो। न्याय सिंह और एक सांगपो, दो नदियां आकर मिलती है ना यहाँ पर। कहाँ मिलती है? ये ऊपर वाला भाग है क्या आपका? ये है तिब्बत का पठार, है ना। तो तिब्बत में दो नदियां आकर मिलती है, एक का नाम है सांगपो, एक का नाम है न्याग सिंह बोलते हैं, न्याय सिंह बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम है, ये देख लेना। और एक मिलती है सांगपो, इसलिए तिब्बत के पठार के अंदर इसे क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि सांप के समान चलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं, लेकिन है तो देखो क्या है ना। तो आगे हम और बात करते हैं, तो यहाँ पर आगे चलती है, और यांग अब्दरा आ गया, दिहांग आ गया, और उसके बाद में हम बात करते हैं लोहित नदी आकर मिल गई, बूढ़ी दिबांग मिल गई। उसके बाद में अगर हम और बात करना चाहते हैं तो यहाँ से एक गंगा, एक और नदी आकर मिलती है इसी के अंदर, उसका नाम देखो हम मैं बताना चाहूँगा। एक नदी यहाँ मिलती है, 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 एक नदी यहाँ मिलती है। चलो कुछ नदियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, अच्छा ये आगे चला गया ना, अभी असम वाला भाग है, ध्यान रखना ना। पहली नदी यहाँ से आकर मिलती है इसके अंदर, और इस नदी का जो नाम है वो बताओ भी क्या है? इस नदी का नाम बताओ क्या है? इस नदी का नाम है, जिसका नाम है, इसका नाम बहुत ही प्यारा सा नाम है, इसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी इस नदी का नाम है। एक नदी और यहाँ से आकर मिलती है, दाएं बाएं समझ रहे हो ना आप, दाएं बाएं भी समझते रहना साथ साथ में। एक नदी और आकर यहाँ पर मिलती है, और इस नदी का नाम है धनसिरी। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इस नदी का नाम हो जाएगा धनसिरी। उसके बाद में हम बात करना चाहते हैं तो उसके बाद में एक नदी और आ जाती है नीचे। अगर हम बात करना चाहें, ऊपर वाले भाग की बात करते हैं ना, तो एक नदी और आ जाती है यहाँ पर, और इस नदी का नाम आ जाएगा कामेल नदी। इस नदी का नाम है कामेंग बोलते हैं, या फिर कामेल बोलते हैं, कामेंग नदी। कामेंग या कामेल नदी है ना, दोनों में से एक नाम आ सकता है, कामेल नदी। कामेंग या कामेल नदी आ जाती है, वो भी इसी की सहायक नदी है। एक नदी और आ जाती है इसी की सहायक नदी, इसी की एक सहायक नदी और आ जाती है, इसे बोलते हैं रंगा नदी। इसे बोलते हैं रंगा नदी। इसी की एक सहायक नदी और आ जाती है यहाँ पर। हम बात करना चाहें तो एक नदी और इसकी सहायक नदी आ जाती है, ये रही यहाँ पर, और इसे बोलते हैं मानस नदी। ये क्या बन रहा है? इस नदी का नाम क्या है भाई? इसका नाम है मानस नदी। इस नदी का नाम है मानस नदी, मानस नदी। उसके बाद में अगर हम और बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आगे चल देते हैं एक बार के लिए। आज क्या है रे?
हैं 12 बफान हो गया बा। ईद नहीं है आज, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन आज है, कहीं कहीं ईद रखी क्या है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे हम और बात करते हैं यहाँ पर। तो आगे हम और बात करते हैं, 12 वफात है। चलो और बात करते हैं, मानस नदी आ जाती है और मानस के बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नदी और आकर मिल जाती है जो लास्ट अगर हम बात करते हैं तीस्ता नदी। ये थोड़ा ऊपर रह गया ना, यहाँ नीचे करते हैं उसको थोड़ा। ये रहा और इसको कर दिया हमने यहाँ पे, ये क्या चल गया यहाँ पे, और ये आ गई एक नदी और ये मिल गई यहाँ पे, और इस नदी का नाम आ गया क्या भाई, तीस्ता। तीस्ता है वो 1787 से पहले ये किसकी सहायक नदी थी भाई, तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी थी 1787 से पहले, लेकिन वर्तमान में किसकी सहायक नदी है, मार्ग परिवर्तन के लिए ये भी नदी जानी जाती है, मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी नदी भी जानी जाती है। और विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती की नदी के नाम से किसे जानते हैं, किसे जानते हैं बताओ, हैं बताओ किसे जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं। पता नहीं किस आधार पर उन्होंने माना है ना, हुगली को माना है। हाँ तो कहा था, मैंने कहा था देख लेंगे मैं कि लॉजिक नहीं है कोई कहने का। विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी है, मैंने कल देखा था, चेक किया था, तो विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी है वो, है ना। और लेकिन पश्चिमी बंगाल का जो विश्वासघाती नदी है वो तो दामोदर नदी दे दी। अब किस आधार पर मानना है वो तो एग्जामिनर जाने। आगे हम और बात करते हैं तो यहाँ पर एक नदी और आ जाती है और एक और नदी यहाँ पर आ जाती है, और एक नदी अगर हम बात और करना चाहें तो एक नदी और आ जाती है यहाँ पे। इनका ना क्रम याद रख लेना भैया, अगर याद रह पाए तो। एक नदी यहाँ से आ जाती है और एक नदी यहाँ आकर मिलेगी, इस नदी का नाम भी हम बात करेंगे, और एक नदी यहाँ पर है और एक नदी ये रही, इनका भी हम बात करेंगे क्रम कौन सा होता है ना। तो सबसे पहले हम अगर इस नदी के बारे में बात करना चाहें तो इस नदी का नाम है, कौन सी नदी आ जाएगी, ये कोविल नदी, कोविल नदी। और अगर हम बात करना चाहें नीचे वाले भाग की, अगर हम बात करना चाहते हैं तो नीचे वाली नदी है, इसका जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा बराक नदी, और बराक नदी को ही दूसरा नाम बोलते हैं मेघना नदी। बराक नदी का उद्गम होता है मणिपुर की पहाड़ियों से होता है और बांग्लादेश में जाकर मणिपुर, फिर मेघालय, मेघालय के बाद में बांग्लादेश में जाकर जो मेघना जो मिलती है ना, जो मेघना मिलती है उसी इसी के नाम पर उसका सिंहधारा का नाम होता है, बराक कोई मेघना बोलते हैं, है ना। पूरा बता दूंगा डिटेल से। ये कोविल नदी है, ये धनसरी है, ये बूढ़ी दिवांग है, ये लोहित है, ये दिहांग है। असम के अंदर इसका नाम आपको बताइए क्या हो जाता है, क्या हो जाता है भाई। और यहाँ एक स्थान पड़ता है, इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम है सादिया, और इस स्थान का नाम क्या है, धुबरी। सादिया से धुबरी, धुबरी है। हाँ बांग्लादेश में तो अलग नाम आएगा ना इसका, वो हम बात करेंगे। यहाँ हमने इसको मिलाया लास्ट अंतिम, ये बांग्लादेश आ गया, यहाँ से एक नदी और लेके आएंगे, बता देंगे ना वो भी एक बार। धुबरी, सादिया से धुबरी के मध्य यहाँ पर वाटर पार्क दूसरा ना वो भी यहाँ पे बना हुआ है। अब सुनो अपने और बात करते हैं यहाँ पे। एक बात और करा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको इस वाले भाग में आगे चलते हैं। और ये यहाँ बांग्लादेश वाला भाग आ गया ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बढ़िया बन जाएगा थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये वाला भाग यहाँ पे, और ये वाला भाग आ गया यहाँ पे, और ये वाला भाग आ गया यहाँ पे, और ये वाला भाग आ गया यहाँ पे। सालजिया भाई क्या समझे भाई, ये सारा का सारा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक बांग्लादेश का,
वापिस समझो एक बार के लिए, कहानी थोड़ी दर्दनाक है इसलिए आराम से समझना पड़ेगा इसको। ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ लेके आ रहा हूँ मैं, और छोटा करके इसको, और छोटा कर दे। देखो अब देखो इसके बारे में बात करते, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। सुनो यहाँ तक आ जाएगा समझ। अब देखो अपनी बात करते हैं। सबसे पहले कहानी क्या याद रखनी है, कहानी आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है कि इस नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम कहाँ से होता है भाई, इसका उद्गम होता है तिब्बत का पठार चीन से उद्गम होता है। और ये नदी यहाँ से बहने के बाद में नैसिंग एक नदी आकर मिलती है, न्यांग सिंह भी बोलते हैं, और एक यहाँ पे सांगपो नदी आकर मिलती है। ये दोनों तिब्बत में मिलती है। ये भारत में प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और उसके बाद में आगे चलती है तो दिहांग, असम में इसको क्या नहीं, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसके अंदर कौन सी नदी आकर मिलती है, लोहित नदी आकर मिलती है। लोहित की दो सहायक नदी है, एक का नाम है बूढ़ी दिबांग, और एक का नाम क्या आ जाता है, दिबांग आ जाता है। दिबांग कहाँ से मिलती है, बूढ़ी दिबांग कहाँ से मिलती है, याद रख लेना। उसके बाद में किसकी सहायक नदी आती है जिसका नाम क्या है, धनसरी। फिर आ जाती है इसकी एक सहायक नदी कोविल, एक कौन सी आ जाती है, बराक। और इधर हमने बात करते हैं तो पहली आ जाती है यहाँ पर सुबनसिरी। फिर आ जाती है कामेल या फिर कामेल है ना, कामेंग या फिर कामेल है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना भाई, ये नदी है ना, कामेंग। फिर आ जाता है रंगा नदी, फिर आ जाता है मानस नदी आ जाता है, वही असम यहाँ कर मिलती है, मानस अभ्यारण्य भी असम के अंदर फैला हुआ है ना। फिर आ जाती है लास्ट में तीस्ता नदी आ जाती है। ये सारी नदियाँ हैं वो मिल जाती है, और इस नदी का जो नाम है वो क्या हो जाएगा आपका, गंगा हो जाएगा। और यहाँ पर इसका नाम जो नाम है वो हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, इसका जो नाम है वो हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाता है, जयमुना हो जाता है। और इसका जो नाम है यहाँ पर क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। और संयुक्त धारा का जो नाम है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसे मेघना बोलते हैं। और ये जो नदी है, इस नदी का जो नाम है, इस नदी का जो नाम है वो है बराक। और ये बराक नदी मिलती है बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद में इसका नाम मेघना होता है, जलधारा का ना, इसे बोला जाता है। उसके बाद में ये मेघ नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इतनी सी कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, रख लोगे क्या, छोटी सी तो कहानी है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। याद रख सको तो रख लेना। डायग्राम एक बन गया है आपके सामने। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सी नदी है जो कि क्वेश्चन वाचक चिन्ह के जैसी बहती है, रवि, व्याह, सतलज, झेलम, चेनाब, कौन सी बहती भाई, बताओ हैं, झेलम उसी, ये देखो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, मतलब मैं कुछ भी बोलूँ आप उस पर गौर मत किया करो, ठीक है ना, सामने देखा करो। पीछे अगर क्वेश्चन आया होता तो मैं लिखाता ना, आपको हर एक चीज़ लिखवाई है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, अपडेट है, तो यहाँ लिखो। इस प्रकार से जाती है और इस प्रकार से ये, यानी क्वेश्चन मार्क के अनुसार से ये, प्रश्न मार्क के अनुसार से ये बहती है। अब देखो अपनी बात करते हैं यहाँ पे एक नंबर पे सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, है ना। हमारी जो हेडिंग है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम स्टार्ट कर देते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं भाई, क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ नहीं है, वो हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो नंबर 1 पे आ जाती है जिसका नाम उद्गम के बारे में। उद्गम कहाँ से होता है इसका भाई, उद्गम के बाद में हम बात करते हैं भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश। फिर आ जाएगा इसका भारत में विस्तार कितना है, विस्तार के बाद में हम बात करते हैं अंतिम बिंदु, तो आपको पता ही है, समापन लिख लेता हूँ ना यहाँ पे, बस एक बार के लिए इतना ही, उसके बाद में हम बात करेंगे। और एक बात और लिख लेना लंबाई के बारे में, हाँ 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई, कई बार पूछ ले भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम उद्गम के बारे में बात करते हैं, तो उद्गम ब्रह्मपुत्र की पहाड़ियाँ है ना, यहाँ पर अपने बात करते हैं ना, तो ये नेपाल है, और नेपाल के अंदर ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, इन पहाड़ियों का नाम क्या है, इनका नाम क्या है वो आपको बताना है, चम्मा युंगा डूंगा,
चमायुंगडुंग। हाँ, चमायुंगडुंग की पहाड़ी से निकलती है, ये तिब्बत के पठार के अंदर पड़ती है, जिसका नाम क्या है? चमायुंगडुंग की पहाड़ी है, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है भाई? हाँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये नाम आपको लिखना पड़ेगा। क्या नाम था भाई? चमायुंगडुंग, चमायुंगडुंग हिमनद तिब्बत के पठार से होती है भी, तिब्बत के पठार से। और तिब्बत का पठार कहाँ पड़ता है? चीन। तिब्बत के पठार से दो नदियां और पढ़ के आए थे हमें, कौन कौन, कोई बताएगा? पहली नदी का नाम? सिंधु और सतलज। बहुत बढ़िया भाई ना। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है अभी? यांग याप, क्या हो गया? यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। हाँ, वो तो आपको याद, ये सतलज तो वहां से प्रवेश करती है। विस्तार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बाद में असम के बाद में, फिर याद रखना भारत प्लस में हाँ, एक चाइना और एक है ना, भारत, बांग्लादेश और चाइना, तीनों में बहती है। चीन, हांगकांग चोंग की तो रही क्यों, है ना। यहाँ पे बात करते हैं। और समापन के बारे में बताओ भी। गंगा के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर पद्मा के साथ, पद्मा के साथ मिलकर संयुक्त धारा बनाती है तथा मेघना के रूप में, मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है भाई, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ अगर हम बात करना चाहें तो इसकी क्या आ जाती है भाई? और लंबाई के बारे में बात करना चाहते हैं तो एक ही बात याद रख लेना, ज़्यादा कुछ याद रखना, इसकी जो लंबाई है वो है मात्र और मात्र 2900 किलोमीटर है इसकी, है ना। ये क्या है इसकी? और अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर तो आपको क्या याद रखना है इसके अलावा? यहाँ याद रखना है आपको क्या विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे। अब पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं तो इसको बड़ा ही कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो अपने बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आपको सबसे पहले याद क्या रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल हाँ, दिहांग को, इस नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं भाई, दिहांग के नाम से, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं। कहाँ जानते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यह नदी क्या करती है भाई? यह नदी सादिया से, यह नदी सादिया, सादिया कहाँ पड़ता है भाई? सादिया असम से धुबरी, धुबरी असम के बीच विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मांजुली द्वीप बनाती है, सबसे बड़ा कौन सा, कौन?
ये नहीं बना, ये बनाती है डेल्टा तो, लेकिन छोटा बनाती है। नदी द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है, मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करती है कौन? यह है नदी। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर नेशनल वाटर हाईवे, अपने बोलते हैं ना नेशनल, या पर हम बोलते हैं दूसरा जल मार्ग, है ना, जल मार्ग, सीधा हिंदी में लिखा देता हूँ, जल मार्ग। सेकंड जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो वो याद रखना, सादिया से धुबरी के मध्य। और पहला कहाँ से है? इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य, सादिया से धुबरी के मध्य। नदी का नाम पूछे तो बता दो क्या? धुबरी, धुबरी लिख दिया मैंने, धुबरी लिखना था यहाँ। हाँ धुबरी लिख, हाँ तो धुबरी लिखना था, मैंने धुबरी लिख दिया, फिर भी आप बता नहीं रहे हो। बेहद से समझ में तो आई जैसा रखने को, पर नाम थोड़ा बढ़िया लगा है ना। यहाँ पे लिख देते हैं धुबरी, धुबरी, और यहाँ भी लिख देते हैं धुबरी, धुबरी है ये, धुबरी नहीं था, धुबरी। ठीक है, अब है कौन सा? डमरू वाला नहीं, ये धनुष वाला धुबरी, धुबरी, है ना। तो सादिया से धुबरी के बीच में ये है पड़ता है, आपको याद रखना। बाकी आप समझ लोगे अगर पेपर में आया तो, तैड़ वाजे से बैड वाजे से फैड़ वाजे, है ना, तो दिक्कत नहीं है कोई भी। फिर अपनी और बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, उसके बाद में आपको याद रखना है यहाँ पर कि एक बात और याद रख लेना। क्या याद रखोगे? असम में बोल देते हैं ना, असम में इसको बोलते हैं, असम में इसको ऐसे बोलते हैं कि ना, वो जो लोहित नदी है ना, वो कुछ भाग असम और इसकी बॉर्डर पे मिलता है, असम के और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे मिलती है। कुछ किताबें बताती है कि असम में जब कौन मिलती है, लोहित नदी मिलती है, तब इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। कुछ बताते हैं कि जब अरुणाचल प्रदेश में मिलती है तो बताते हैं ना, एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती कि छोटी सी नदी है वो, है ना, लेकिन लोहित नदी के मिलने से ही होता है, ये आपको याद रखना नाम ना। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, इतना याद रखना एक बार के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं भाई, के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, ये बात भी ठीक है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं असम के अंदर। फिर आपको और याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा जो पुल है वो भी यहाँ पे बना हुआ है ना, भारत का सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा पुल का नाम क्या हो जाएगा भाई? पुल का नाम हो जाएगा भूपेन हजारिका पुल। कभी नाम सुना क्या? भूपेन हजारिका जो पुल है वो भी यहीं पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है असम के अंदर, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ये भी ध्यान रखना। और अगर हमें इसकी पूछी जाए लंबाई कितनी है तो 1350 मीटर है, यानी 13.25 बोलो, 13.15 भी देखा ना, ये क्या है किलोमीटर के अंदर है, 5 भी वैसे देख 13.15 कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ जाए तो 1-2 के समथिंग है ना ये, तो ये लगभग इतना याद रखना, लंबा बना हुआ है, लगभग 13 किलोमीटर आएगा या 14 किलोमीटर आएगा, पॉइंटों में तो रियली चांस भी कुछ है आपसे ना। तो भूपेन हजारिका जो पुल है वो भारत का सबसे लंबा पुल माना जाता है, ये याद रख लेना। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो हेराकुंड बांध आ जाएगा। आगे हम और बात करना चाहते हैं, यहाँ पर देखो तो क्या बात करेंगे कि इस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं भाई? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। भूपेन हजारिका पुल है और ये मांजुली द्वीप बना हुआ है, सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है। और सबसे बड़ा मांजुली द्वीप बनने के कारण यहाँ पर एक असम के अंदर जिला भी बना दिया मांजुली, जो कि
पहला नदी जिला भी हो सकता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ तक तो है मामला कंप्लीट। अब हमारी आगे इसकी सहायक नदियाँ, और कुछ बचा है क्या? सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। सहायक नदियाँ, सहायक नदियों की अगर मैं बात करना चाहूँ सबसे पहले तो आपको याद रखना है, सबसे पहले दाईं ओर से मिलने वाली, भाई दाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से कौन कौन सी मिलती है, नाम बताओ जरा, पहली का नाम बताओ। दाएं बाएं समझते हो ना? दाएं नदी का नाम बताओ भाई। याद ही गोरी, ले दोबारा कर दियो, कोई बात नहीं। अरे एक मिनट बोलो ना। दाएं बाएं कंफ्यूज होता है ना, उसके लिए पूछ रहा हूँ एक बार, बाकी मैं बता ही दूंगा। है जूम करा कर देंगे, 1 मिनट। दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा? हाँ बता दे, तने दिखा नदी का दायां बायां कौन सा है? नदी तो बहना रही है इया, हाँ इया इन इन जा नदी, तो मैं यही बनाई है, तो नदी भी यही भेज दी, तो ये बनाई है। तो अब नदी कैसे बह रही है इतना बता दे, तो फिर तो दया में पता चल जाएगा ना। बता भाई जल्दी बता थोड़ा सा। हाँ तू बता विराज को। ऊपर वाला दाया है, ऊपर वाला मतलब है? आप रीजनिंग में पढ़ते हो, ये पढ़ते हो कि दाएं बाएं पढ़ते हो कि एक आदमी है जो उत्तर के, एक आदमी है जो मान लो इधर की हम बात करते हैं, तो ये दिशा कौन सी होगी अपनी? दक्षिण है। अलग ये चेंज कौन होना, ये एक आदमी है जो क्या है कि दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है और वो चलना स्टार्ट करता है। हमने भी चलना स्टार्ट कर दिया, तो हमारा दायां नदी का, हमारा बायां नदी का, तो ऊपर वाला भाग कौन सा होया? उसके बाद में बोलता है कि वो रीजनिंग में बोलता है कि वो क्या कर देता है, अब इधर इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, तो वो क्या करता है, पश्चिम में मुड़ जाता है, पश्चिम में मुड़ जाता है, फिर चलना स्टार्ट करता है। तो ये तो हमने किया यहाँ पे, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा? अरे भाई ये सारी साइड कौन सी है इसकी, तो ये इधर वाली जितनी भी जो भाग है ना, अच्छा ये इधर है क्या, ये वाला जो भाग है ना इसका, ये सारा का सारा क्या है भाई, ये इसका बायां है। मुझे भाई क्या बात है, दोनों तो करूं, एक मिनट को टाइम लो, इसको करके अब इसको करें। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया कंप्लीट अपना मामला। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं, स्लाइड को कर देते हैं थोड़ी सी कम। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे। तो दायां बायां आपको पता चल ही गया, दायां कौन सा बायां कौन सा है। तो अब आप बता दोगे कि सबसे पहले दाईं ओर वाली पूछिए, तो मैंने सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी जिसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद में आ जाती है आपकी कामेल। सुबनसिरी के बाद में कौन सी आ जाती है, या तो आ जाएगी कामेल, या कामेल आ जाती है, या फिर एक तो मैंने बताया था कामेल, एक और सोचा था हाँ है ना, तो कामिल याद रखना नहीं तो, है ना कामिल। उसके बाद में आपको आ जाएगी रंगा, रंगा के बाद में आप क्या आ जाएगी, और मानस के बाद में लास्ट कौन सी आ जाएगी। कई बार ये पूछ लेता है कौन सी दाईं ओर से मिलती है, कौन सी बाईं ओर से मिलती है। कामेल के बारे में थोड़ा सा, कामेल के बारे में ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रंगा और मानस और तीस्ता। फिर हमारी आ जाती है दाईं ओर से मिलने वाली,
नहीं, जल धारा बनाती है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र किसी की सहायक नहीं है, जल धारा मिक्स हो जाती है बाईं ओर से मिलने वाली। ना तो गंगा भी में मिला है ना भी में मिला है, एक हो जाए मतलब, अब पता नहीं चला कि हो सकता है ब्रह्मपुत्र गंगा में मिले, हुआ तो एक ही है लेकिन इनके अंदर बताया नहीं रखा उन्होंने, बाईं ओर से मिलने वाली। ये अरब सागर में जाकर बंगाली खाड़ी में जाके क्यों है नहीं। अब बाईं ओर से मिलने वाली में सबसे पहले नदी का नाम बताओ भाई, पहली नदी का नाम क्या है? अगर आप बताना चाहो ना वो तो तिब्बत वाले भाग के अंदर है, अगर याद रही तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नाम याद रखना, क्या याद रखोगे यहाँ पे? सांगपो। और सांगपो कहाँ मिलती है? वो ये नए श्री है ना, ये मत याद करना, कोई बात नहीं है, सांगपो याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या जाती है, इधर आ जाती है कौन सी भाई, इसके बाद में आप क्या जाती है यहाँ पर, पहला सांगपो आ जाती है, सांगपो के बाद में इधर कौन सी नदी आ जाती है भाई? पहले है यहाँ पे ना कौन सा, सांगपो, सांगपो में लोहित, लोहित के बाद में फिर आपके धनश्री, उसके बाद में फिर कोबिल और बराक। ये क्रम याद रखना, कई बार पूछ लेता है, क्रम भी याद रखना। ये पहले का नाम क्या आ जाएगा? लोहित। लोहित के बाद में आपकी आ जाएगी धनश्री, और धनश्री के बाद में आपकी कौन सी आ जाएगी भाई? कोविल। कोविल, कोविल के बाद में आपकी एक आ जाएगी, या तो आ जाएगी बराक, और बराक को क्या बोलते हैं? इनका क्रम है भाई, याद रख लेना, सांगपो, लोहित, धनश्री, कोविल, बराक और मेघना। सुबनसिरी, सुबनसिरी, कामेल, रंगा, मानस, तीस्ता, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भाई, यहाँ पर बात बन जाएगी, यहाँ इतना याद करोगे तो बात बन जाएगी। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर कुछ और सहायक नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। सहायक नदियों में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं, इनमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लोहित नदी आप सभी जानते हो, लोहित नदी के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, बस दो ही नदियाँ पढ़ाऊंगा आपको, एक तो तीस्ता पढ़ाऊंगा और एक बराक नदी पढ़ाऊंगा। बराक और तीस्ता दो ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे तीस्ता नदी के बारे में। क्या पूछ रहे हो, क्या पूछा? तीस्ता नदी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तीस्ता नदी के बारे में क्या कहानी है? तीस्ता नदी के बारे में अगर हम बात करें तो तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है वो होता है, कहाँ से होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। उद्गम, उद्गम जो होता है, देखो हम सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ी सी बात, उद्गम और समापन। समापन, उद्गम और समापन हम बात करते हैं तो उद्गम जो सबसे पहले जो उद्गम होता है वो उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो होता है वो होता है यहाँ पे एक पड़ता है, एक ये एक झील पड़ती है, एक झील पड़ती है यहाँ पर, सबसे ऊंची झील है जिसका नाम है चोलामू झील। जिसका नाम क्या है भाई? चोलामू झील। और चोलामू झील कहाँ पड़ती है? सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? चोलामू झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? नक्की झील है। चोलामू झील कहाँ पड़ती है बताओ जरा? चोलामू झील पड़ती है सिक्किम के अंदर, ये पड़ती है सिक्किम के अंदर। अब चोलामू झील से नदी निकली और चोलामू सिक्किम से नदी निकली, और निकलने के बाद में देखो ये कहाँ जाएगी? यहाँ से होते हुए चली और ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल आ जाता है। पश्चिम बंगाल से ये पहले कहाँ मिल जाती थी? पहले तो कहाँ मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में कहाँ मिलती है? ये वर्तमान में किसमें मिल जाती है? ये नदी आ रही है ना यहाँ से, इस प्रकार से इस नदी मिल जाती है। पहले ये मिलती थी यहाँ पर ना, अपने को बताते हूँ आपको मैं, और ये यहाँ पर पहले मिलती थी लेकिन वर्तमान में यहाँ जा रही। इसका नाम है गंगा। ये है कौन सी भाई? तीस्ता। और ये कौन सी है? तो वर्तमान में किसकी सहायक नदी है ये? पहले कब तक जाती थी ये, उसके बारे में हम बात करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग कब तक जाती थी ये। आपको याद रखना है 1787 तक ये नदी कहाँ अपना जल लेके जाती थी भाई? गंगा में। 1787 के बाद में अपना जल कहाँ लेके जा रही है? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर लेके जा रही है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लगभग पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश के अंदर जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। किसमें मिल जाती है भाई? किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है। यहाँ इस नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है? विवाद का कारण है। कौन सी नदी को लेकर है? तो
तीस्ता नदी को लेकर है, जिसे तीस्ता विवाद के नाम से जाना गया है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ बात याद नहीं रखनी है, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है तीस्ता के बारे में। तो सबसे पहले आपको उद्गम के बारे में याद रखना है। उद्गम जो होता है वो होता है कहाँ से, कौन सी झील से, चोलामू झील। और ये जो चोलामू झील है वो कहाँ पड़ती है, चोलामू झील, चोलामू झील पड़ती है आपकी सिक्किम के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई, सिक्किम के अंदर पड़ती है। और समापन के बारे में बात करें तो समापन हो जाता है लगभग, ये कहाँ मिल जाती है, बांग्लादेश के अंदर जाकर, बांग्लादेश में जाकर किस में मिल जाती है भाई, बांग्लादेश में जाकर ये मिल जाती है किसमें, वर्तमान में तो मिल जाती है ब्रह्मपुत्र के अंदर, ब्रह्मपुत्र में, है ना। उसके बारे में हम बात करते हैं कि लगभग विशेषताओं के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ये नदी क्या विशेषता थी इसकी, याद रख लेना। विशेषता में इम्पोर्टेंट बात क्या कि 1787 से पहले ये नदी, 1787 से पहले ये नदी अपना जल गंगा में लेकर जाती थी भी, गंगा में लेकर जाती थी, लेकिन वर्तमान में अपना जल कहाँ लेके जाती है अभी, लेकिन वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की हाँ भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत है पूछ लो भाई, वही बातें हैं जो हमने लिखा था, पढ़ा था, वही हम रिपीट करें। तो ये नदी होगी अभी कंप्लीट, जिसका नदी का नाम क्या है, तीस्ता नदी। एक बात और याद कर लेना, यहाँ पर क्या विवाद, एक विवाद भी है, भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा विवाद है, तो तीस्ता विवाद है ना, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। भारत प्लस में बांग्लादेश के बीच में तीस्ता विवाद है। कौन सा विवाद है भाई, तीस्ता विवाद है, कई बार पूछ लेता है, तीस्ता विवाद है। चलो भाई, ये तीस्ता विवाद आपको ध्यान रखना है। तीस्ता नदी होगी कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे बराक नदी के बारे में। बराक नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। बराक नदी के बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, बराक बोल दो या फिर क्या नाम बोल दो भाई। ये नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम मैंने बताया था मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। मणिपुर के बाद में मेघालय आती है, मेघालय के बाद में अपना जल कहाँ गिरा देती है, बांग्लादेश में जाकर अपना जल शुंगत धारा में गिरा देती है। शुंगत धारा का नाम फिर क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है, या मेघना के जो शुंगत धारा होती है उसी के अंदर अपना जल गिरा देती है ना। ब्रह्मपुत्र और गंगा की शुंगत धारा में अपना जल गिरा देती है, ऐसा याद रख लेना। कहाँ जाकर, बांग्लादेश में जाकर। और एक बात और याद रखना कि एक अपनी बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मोहसिन राम आ गया, और इससे पहले कौन सा था, चेरापूंजी था। दोनों के दोनों जो शहर है वो किस नदी के किनारे हैं, बराक नदी के किनारे हैं। और अब आपको नवनीत बताएगा कि मेघालय के पठार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पठार या चोटी कौन सी है, पठार ही बता दो। ये तेरा गलत हुआ था, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ ना, उनको ध्यान से पढ़ा करो, हो सके तो लिख लिया करो। शिलोंग का पठार, बहुत बढ़िया भैया ना, ये याद रखा करो। अब याद आ गया ना, अब कुदरती वापस आएगा पेपर में तो कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए क्वेश्चन भेजता हूँ मैं आपके लिए, है ना। क्वेश्चन को किया करो। कल 2 3 4 भेजे थे, सही हो गए थे क्या, गलत हो गए थे, हैं सारा सही है, सारा नहीं ये तो कौन सा सारा सही है, चेक कर लीला मैं। हाँ महेंद्र, सारा सही है, हाँ टेलीग्राम पर है ना, सही है सारा, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। फिर तो आज चेक कर लेना क्वेश्चन जो है ना, पुराने ग्रुप के अंदर एड किया हुआ है ना, वहाँ पे हो जाना, नहीं तो। चलो अपनी बात करते हैं, यहाँ अपनी बात करते हैं। सबसे पहले उद्गम के बारे में बात करते हैं, उद्गम के बाद में हम बात करते हैं तो उद्गम, और उद्गम के बाद में हम बात करते हैं समापन के बारे में। समापन के बाद में आपको याद रखना है विशेषता, बस 3 तो बातें याद रखनी है। विशेषता ये आपकी हिमालयन नदियाँ तो हो गई कंप्लीट, फिर हम पढ़ेंगे कौन सी भाई, उद्गम के बारे में बात करते हैं। तो उद्गम में आपको याद रखना है मणिपुर की पहाड़ियाँ,
मणिपुर की पहाड़ियों से, मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। और मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं और वो पड़ती कहाँ पे है, तो ये मणिपुर के अंदर ही पड़ती है। कहाँ पड़ती है, मणिपुर के अंदर ही पड़ती है। समापन जो होता है वो याद रखना बांग्लादेश के अंदर जाकर, बांग्लादेश में जाकर जाकर गंगा और प्लस में ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में कि जाकर बांग्लादेश में जाकर गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में मिल जाती है, मिल जाती है। विशेषता क्या है इसकी याद रख लेना। पहली विशेषता क्या है कि इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे एक तो नाम याद रखना कौन सा भाई, चेरापूंजी। एक नाम क्या आ गया, चेरापूंजी। और दूसरी नाम क्या आ जाएगा भाई, मोसिनराम। मोसिनराम ये कहाँ पड़ते हैं, दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं, स्थित है, ध्यान रखना। बस इतनी सी तो बात है। दूसरा नाम मेघना है ही है, पहली बराक नदी है। हाँ तो ये आपको याद रखना है ना, यहाँ पे है। विस्तार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, विस्तार लिखना है तो ये लो, विस्तार लिखा देता हूँ। बाकी मैंने बता तो दिया आपको, ये लो विस्तार बता देता हूँ। विस्तार के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर एक नंबर पे लिखना है कौन सा भाई, मणिपुर। एक नंबर पे आ जाएगा मणिपुर। मणिपुर के बाद में कहाँ जाती है, मेघालय के अंदर जाती है। और मेघालय के बाद में सीधा कहाँ चली जाती है ये, तो ये भारत प्लस में बांग्लादेश के बीच में भी सीमा बनाती है। कल वाली नदियाँ बनी थी क्या आपसे मैप में, बढ़िया बनी के समझ लागी एकदम ओके रोटू, पता चल रहा है कौन सी नदियाँ कहाँ जा रही है ना। तो ऐसे बनाओगे तब जाके नदियाँ सीख पाओगे ना। अब मैं सीधा यहाँ लिख देता, हर एक चीज़ को अलग दिखाया, उद्गम, समापन, विशेषता, विस्तार। लास्ट टाइम में यही पढ़ना बस आप, मतलब जब 2 दिन रहे पेपर के ना। और नदियों में से ना मैंने तो ये सोचा था, नदियों में से प्रश्न आए हुए हैं आपके 8 प्रश्न आए हुए हैं, सीटी में 8 प्रश्न आए नदियों में से। भौतिक प्रदेश में से आए हैं 4 प्रश्न, 4-5 प्रश्न। तो क्वेश्चन वही भेज रहा हूँ ना, उसके ऊपर लिखा होता है हेडमास्टर, कांस्टेबल, पटवार, सीटी, है ना। तो ये लगभग ये क्वेश्चन इसलिए मैं भेज रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन करो तो आप गलती ना करो। और क्वेश्चन है ना पहले मैं यहाँ करवा देता हूँ, उसके बाद मैं ढूंढता हूँ जाके, फिर ये देखता हूँ, फिर भी हमें लगता है कि कोई चीज़ हमारी रह गई है तो फिर मैं और उसमें ऐड करवा देता हूँ। पहले बात रहती नहीं है ना, तो वो वाली बात है। अब पहले अपने ये मैटर करेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। अब पहले क्वेश्चन देख लें तो फिर मतलब क्या हुआ, फिर तो मतलब नहीं हुआ, है ना। हाँ अभी मैटर पूरा करवाने के बाद में फिर आपको क्वेश्चन भेजते हैं, और मैं भी बाद में देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मेरे से कौन सी चीज़ रह गई, भी ये चीज़ में रह गई है। पहले बात रहती तो नहीं है, लगभग हो जाता है ना, कवर हो जाता है। तो ये मणिपुर प्लस मेघालय, भारत प्लस में बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने यहाँ पर कौन सी भाई, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। कौन से भारत की, प्रायद्वीपीय भारत का हम किससे बोलेंगे, क्या हम इस वाले भाग को प्रायद्वीप भारत बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे भाई। यहाँ जो क्षेत्र है, जो ये जो फैला हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, इसे हम बोलेंगे प्रायद्वीप भारत बोलेंगे। इस प्रकार से ये फैला हुआ है प्रायद्वीप भारत। और कुछ भाग इसका यहाँ पर फैला हुआ है जिसे क्या बोलते हैं, मेघालय की पहाड़ियाँ, और यहाँ दोनों के बीच में गैप है जिसे क्या बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं। यहाँ हमने देखा था सबसे पहले अरावली को, यहाँ देखा विंध्याचल को, यहाँ देखा सतपुड़ा को, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और अन्नामलाई के बाद में नीचे कार्डमम की पहाड़ियाँ, और यहाँ पालने की पहाड़ियाँ, यहाँ पूर्वी घाट है। कहाँ है वो पहाड़ी, कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है। कौन सी पहाड़ी है उड़ीसा, कौन सी पहाड़ी है उड़ीसा में, महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है, महेंद्रगिरी, 1501। अगर ये नहीं आती है तो अरामाकोंडा है, हाँ नीलगिरी 2636, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, उसकी है क्या, 2636 है। और नीचे की अगर हम बात करते हैं भारत की, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो उसका नाम आ जाता है अनाईमुंडी, 2696 या 2695 है ना। तो ये 2696 बोल दो या 2695 बोल दो, आपकी इच्छा है, पेपर में देख लेना कौन सी आती है कौन सी नहीं आती है। तो यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती है, उन नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी नदियाँ निकलती है।
जो कुछ नदियाँ जो हमने भारत में पढ़ ली है उनके बारे में, राजस्थान में पढ़ ली उनके बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरब सागर की नदियाँ। सबसे पहले हमारे पास में आने वाली है अरब सागर की नदियाँ, और अरब सागर में सबसे पहले जो नदी आएगी उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? अरब सागर की नदी आने वाली है, और अरब सागर में सबसे पहले जो नदी आती है उसका नाम आ जाता है, इधर वाली बात करते हैं तो लूणी आ जाता है, लूणी हमने पढ़ ली। फिर साबरमती आ जाता है, क्या साबरमती पढ़ ली क्या? फिर माही आती है, क्या माही पढ़ ली क्या? तीनों वापस नहीं पढ़ाऊंगा। फिर आ जाती है नर्मदा आपकी, नर्मदा नदी पढ़ी क्या आपने? ये जो तीनों नदियों के नाम बताइए ना मैंने आपको, है ना, ये नदी आपको राजस्थान जीके वाली क्लास वहाँ मिल जाएगी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको पढ़ा रखा है ना। तो यहाँ हम सबसे पहले जो नदी शुरू करेंगे उस नदी का जो नाम है वो नाम आप सभी जानते हो, क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? उसका जो नाम है वो हमें अभी लिखने वाले हैं, उसका नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी। हेडिंग थोड़ी सी बड़ी कर देना ताकि पता चल जाए कि यहाँ से क्या निकल रही है, अरब सागर वाली नदियाँ निकल रही है। अरब सागर, नर्मदा नदी पहली नदी है अपनी। क्या नर्मदा नदी के बारे में बता सकते हो कहाँ से निकलती है? देखो कुछ किताबों में तो इसको एमपी से बता रखा है, लेकिन ऑथेंटिक जो बुक मैंने कल बताया था, महेश वर्णवाल की जो बुक है उसको छत्तीसगढ़ से ही बताया, और मैं छत्तीसगढ़ ही लिखवाता हूँ हर बार। पहले जो क्लास ली थी ना 2 साल पहले, जो मैंने यूट्यूब पे करवाई, वहाँ भी मैंने छत्तीसगढ़ लिखा था। 2 साल पहले पढ़ा दिया था ना, ये मैटर पढ़ा है वहाँ पे पुरानी वाला भी, उसमें से तो काफ़ी ज़्यादा आपको मैटर करवा रहा हूँ, वहाँ तो नॉर्मल करवाया था। तो यहाँ पर एक चोटी पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, और ये आगे हमारी तीसरी पहाड़ी। ये जो 3 पहाड़ियाँ हैं, क्या इनका नाम बता सकते हो? क्या आप, क्या नाम है इनका? ये जो पहाड़ी है इन पहाड़ियों का नाम बता सकते हो क्या? अमरकंटक की पहाड़ी है क्या? बढ़िया बात। अभी ये पहाड़ी है, इन पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ पड़ती है भाई? इस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो पड़ती है, अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो कहाँ पड़ती है? तो वो पड़ती है आपकी एमपी प्लस में छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ ऐसे लिखा मैंने ना, देख लेना थोड़ा सा। अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो पड़ती है कहाँ पड़ती है? तो एमपी प्लस छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ती है। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलेगी। सोन नदी का उद्गम भी यहाँ से हुआ था, हम पढ़ के आए थे। हमने देखा महानदी भी पढ़ाऊंगा, और एक आपको मैंने बताऊंगा यहाँ पर कौन सी आ गई अब, नर्मदा। मैंने बताया कि जहाँ से 3 नदियाँ एक साथ बाहर निकले तब एक आरेख बनता है। कौन सा भाई? आर्य आरेख बनता है, जो कौन सी श्रेणी के अंदर बनता है? मेकाल श्रेणी के अंदर बनता है। और मेकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या था? अमरकंटक था। ये भी आपको मैंने बता दिया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में हम पूरी की पूरी चर्चा करके आ चुके थे, है ना। अब हमने और भी पढ़ना है इसके बारे में, तो और क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले नदी बनाते हैं। तो ये लो नदी बन गई आपकी, यानी ये कहाँ से निकली? ये निकली छत्तीसगढ़ से निकली, और छत्तीसगढ़ के बाद में ये नदी कहाँ जा रही है भाई? ये नदी निकलती है छत्तीसगढ़ से। इसका कलर चेंज करेंगे, पता नहीं चल रहा, ओ कर दिया, ओ नहीं तो ओ कर दिया, ठीक है। ये नदी निकली यहाँ से, और अल्लाह ना, यहाँ से नदी निकली, और निकलने के बाद में कहाँ? एमपी के बाद में कहाँ गई? सॉरी, छत्तीसगढ़ के बाद में कहाँ गई? एमपी के अंदर। कहाँ गई भाई? एमपी के अंदर। कम चल रहा है, एमपी में गई, और एमपी के बाद में ये नदी आगे चली चली चली, और कहाँ गई? नीचे। नीचे कहाँ? गुजरात नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में कहाँ गई? गुजरात। और ये अपना जल कहाँ गिरा दिया उसने? खंबात की खाड़ी के अंदर गिरा दिया। अरब सागर से, अरब सागर में जाती है नहीं, खंबात की खाड़ी में जाती है। लूणी नदी, लूणी नदी के बाद में हम बात करते हैं तो वो जाती है कचकेरन के अंदर। लेकिन साबरमती, माही, और एक आपकी बात करेंगे कौन सी? ये नर्मदा नदी। और एक आपका आ जाती है ताप्ती नदी। ये कहाँ जाती है? तो ये जाती है फिर कहाँ भी? ये जाती है खंबात की खाड़ी के अंदर जाती है, खंबात की खाड़ी के अंदर जाती है ना। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नदी है वो नदी जाएगी आपकी कहाँ भी? सबसे पहले 1 नंबर पे आ जाएगा यहाँ पर, कौन सा भाई? 1 नंबर पे जो आएगा उसका जो नाम आ जाएगा छत्तीसगढ़। क्या नाम आ जाएगा भाई? उसका जो नाम आएगा वो आ जाएगा छत्तीसगढ़ आ जाएगा भाई। छत्तीसगढ़ में पहले बहती है। छत्तीसगढ़ के बाद में 2nd नंबर पे जो आ जाता है वो क्या जाता है आपका?
MP आ जाता है। उसके बाद में नीचे वाले भाग में ये वाला क्या आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है। और महाराष्ट्र के बाद में ये आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका गुजरात। और गुजरात के बाद में ये आ जाती है आपकी खंबात की, ये आ जाती है खंबात की खाड़ी आ जाती है। तो ये नदी कितने राज्यों के अंदर बहती है, कुछ किताबें कहती है कि 3 में बहती है, ना गलत बात, 4 में बहती है। हमें इसका बात करेंगे, है ना, कि हाँ भाई अमरकंटक की ऊंचाई बताओ कितनी है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। कौन बताओ, 1350 सतपुड़ा की है 1350 तो यही तुक्का मारो, बताओ कौन बताओ हैं। मैंने 2 बताया था, या तो आपको मैंने बताया था कि इसका लगभग 1066 या फिर 1065, 2 ही तो बताया था, भूल गए, कोई बात नहीं। 1646 जो आप बता रहे हो ना, वो है किसकी, इधर वाले भाग की। अरे बाई ने क्या भूल गया, 1646 है, भी बाई की है। और इधर अपनी बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी आ जाती है, 1892 किसकी आ जाती है, कुद्रेमुख की आ जाती है ना। याद रखोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 1350 है, वो सतपुड़ा की है। अच्छा दिमाग में ही चलोगे जब देखो, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। हाँ हाँ पूछो भाई, पूछना तो रहे सासिलाम, पूछना तो रहे, तो पूछो भाई, पूछो। तो ये आपकी नदी आ गई कौन सी भाई, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, गुजरात और खंबात की खाड़ी के अंदर। और इधर हम बात करते हैं अमरकंटक की पहाड़ी, तो हो ही गया। अब हम बात करते हैं इस नदी के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता क्या रहेगी इस नदी की, पहली विशेषता इस नदी की रहने वाली है MP के अंदर एक बांध बना हुआ है इसके ऊपर, जिसका नाम क्या है, एक जलप्रपात बना हुआ है इस नदी के ऊपर। और वो कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ है MP के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं, धुआंधार, जिसे क्या बोलते हैं, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं, या इसे दूसरा नाम बोलते हैं कपिल धारा जलप्रपात भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कपिल धारा जलप्रपात बोलते हैं। किसे बोलते हैं, धुआंधार जलप्रपात को बोलते हैं। कहाँ पे बना हुआ है, MP के अंदर बना हुआ है। नदी का नाम पूछे तो कौन सा हो जाएगा, नदी का नाम पूछे तो कौन सा हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। उसी के आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, एक बना हुआ है इस नदी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, ओंकेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, MP के अंदर बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, इसे नदी के पास में बना हुआ, ऊपर बना दियो। इसका नाम का नाम क्या है, ओंकेश्वर, ओंकेश्वर महादेव का मंदिर जो बना हुआ है वो भी कहाँ बना हुआ है, MP के अंदर बना हुआ है। नदी का नाम पूछे तो कौन सी हो जाएगी, अरे बोलो, नर्मदा नदी हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं तो गुजरात के अंदर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है सरदार सरोवर। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, ये बांध हमने बना दिया, और इस बांध का जो नाम है, ये जो बांध है, इस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका गुजरात के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल गुजरात में बना हुआ है। और यहाँ से एक नहर निकाली गई है, नाम बताओ, यहाँ से एक नहर निकाली गई है, नहर परियोजना निकाली गई है। इस प्रकार से ये निकाल दी हमने, यहाँ से सरदार सरोवर बांध से हमने एक नहर परियोजना निकाल दी। और ये जो परियोजना है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। और ये जो परियोजना है ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, चारों के नाम बताएगा नवनीत भाई, बताओ भाई। ला पानी पिया सर। गुजरात, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र। याद रखना इसके अंदर छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया, छत्तीसगढ़ की जगह को इसको शामिल कर दिया गया भाई, राजस्थान को। तो ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक तो राजस्थान बोल दो, एक MP बोल दो, आरती लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक यहाँ पर महाराष्ट्र लिख दो, एक यहाँ पर क्या लिख दो, गुजरात लिख दो यहाँ पर जी। यानी इनकी संयुक्त परियोजना है 4 राज्यों की, जिनके अंदर राजस्थान की बात करते हैं तो पहले 2 जिले लाभान्वित होते थे, वर्तमान में कितने जिले लाभान्वित होते हैं, 4 जिले लाभान्वित होते हैं। नर्मदा नहर परियोजना की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो मात्र 74 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 74 किलोमीटर है, पेपर में आ चुकी है, बताया था आपको।
सांचौर और इसका हम बात करते हैं, एक तो सांचौर ज़्यादा लाभान्वित होता है और एक गुड्डा अम्लानी क्षेत्र ज़्यादा लाभान्वित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। बाकी बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर और जालोर ये इसका क्या है, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। हमने राजस्थान जीके में पढ़ लिया था। ठीक बात है, यहाँ तक तो मामला कंप्लीट है। अब बात करते हैं इसकी कौन सी नदी का दायां कौन सा, नदी का बायां कौन सा, ये तू ही बता भाई, तेरे कंफ्यूज ज़्यादा रहता है ना इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या बैठ रहे कि नहीं को जानो। हाँ रुक जाए एक मिनट, 2 क्वेश्चन पूछूंगा, बता दे उड़ जाए पानी पिए, पूछ लियो। हाँ तू तो बता फिर, क्या नाम लिया आपने, मुरैन किसके साइड नदी है? बता दी, याद हो जाता है, फूट जी। ठीक है ना, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करना चाहिए, हाँ दाएं भाई बता भाई, सोच लो। लाइट बुझा दी बोला, लाइट बुझा दी, अब देख ले दाएं में देखना है। अरे बता दे भाई, बता कि तो बोले दाएं बाएं कौन सा है। अरे तेरे को सुन में नहीं है ना, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, बाकी सभी को पता है ना, ताकि तेरी गलती ना हो जाए आगे एग्जाम के टाइम में, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं पता चला? हाँ तुम बता भाई राजकोट। ऊपर वाला दायां है, नीचे वाला बायां है। हाँ नवनीत, नदी कैसे जा रही है, नदी जा रही है ऐसे, यहाँ से निकली तो मैं भी मेरा मुंह कैसे कर लूँगा, ऐसे, ऐसे कर लिया तो मेरा दायां नदी का दायां, ऊपर वाला भाग कौन सा हो जाएगा और नीचे वाला भाग कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा। बायां भाग नीचे वाला है, ऊपर वाला भाग दायां है, ये आपको याद रखना है। तो अगर हम दाएं वाले भाग की बात करते हैं तो दाएं वाले भाग में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है, तो इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो ले आओ नदियों को, फिर नदियों की जो हम लेके आते हैं तो पहली नदी आ जाती है इसके अंदर, जिसका नाम आ जाता है यहाँ पर, एक सहायक नदी आ जाती है और इस नदी का जो नाम है वो आ जाता है, इसका नाम क्या आ जाता है, कोलार नदी। कोलार के बाद में यहाँ पर एक नदी और आ जाती है इस प्रकार से, यहाँ एक नदी और आ जाती है और इस नदी का जो नाम है वो आ जाता है इस वाले पेंसिल। हाँ पहले कोलार आ जाती है, कोलार के बाद में हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नदी और आ जाती है जिसका नाम है, बहुत ही प्यारा सा नाम है, क्या नाम था रे उसका, एक तो नाम आ जाता है हिरन। इसके बाद में एक नदी और आ जाती है ऊपर वाले भाग से और यहाँ आकर मिल जाती है, इसका नाम आ जाता है यहाँ पर बरन नदी। और अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोलार आ जाती है, हिरन आ जाती है, बरन आ जाती है, एक बार के लिए ऊपर वाला ना। नीचे वाले भाग की बात करते हैं तो यहाँ से एक नदी और आकर मिल जाती है इसके अंदर, और इस नदी का जो नाम है, इसका नाम है दूधी नदी। दूधवा अलग है, दूधवा, पेनगंगा, वेनगंगा ये अलग है ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे। दूधी नदी, दूधवा अलग है, दूधी नदी अलग है। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है एक नदी और आ जाती है, इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है शेर नदी। और उसके बाद में हम बात करते हैं तो एक नदी और आ जाती है जिसका नाम है तवा नदी, जिसका नाम क्या है भाई, चल जा भाई, एक नदी और आ जाती है यहाँ पर, इस नदी का नाम क्या है, तवा नदी। क्या नाम है भाई, तवा नदी आ जाता है। और एक दूधी नदी आ जाती है, एक शेर नदी आ जाती है, एक तवा नदी आ जाती है, ये सभी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। और एक और नदी आ जाती है जिसका नाम है सुगर नदी, वो कहाँ से मिलती है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर मिलती है, ये वाला भाग है ना यहाँ पे, इस नदी का जो नाम है वो क्या आ जाएगा, सुगर नदी। यानी आपको दायां और बायां देखना है कि देखो इतनी सारी इसकी सहायक नदियां हैं, कल को प्रश्न दे देगा तवा किसके सहायक नदी है, या शेर किसकी सहायक नदी है, या फिर आपसे पूछ लेगा दूधी किसी की है, दूधवा अलग है, दूधवा अलग है, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारी आगे हम पढ़ेंगे, गोदावरी वाले भाग के अंदर हम पढ़ने वाले हैं।
तो एक बार के लिए यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, कोलार आ गया, हिरन आ गया, बर्न आ गया, तवा आ गया, शेर आ गया, सुगर आ गया, दूधी आ गया, ये सारी की सारी दूधी आ जाए, व्यधी आ जाए, आपने यही याद रखना पड़ेगा। नदी का नाम क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है, ओंकेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, एमपी के अंदर बना हुआ है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जाती है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, नर्मदा नहर परियोजना चलती है जो कि 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, निकलती छत्तीसगढ़ से है। और अगर हम बात करना चाहें इसके अंदर, और अगर हम और भी बात करना चाहें तो याद रख लेना, ये जो नदी है, ये नदी ये तो रिफ्ट घाटी में बहती है, रिफ्ट घाटी में बहती है, या इसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी के अंदर बहती है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी यानी गहरी घाटियों के अंदर बहती है, ध्यान में रखना। एक ये नदी बहती है नर्मदा, एक बहती है ताप्ती, और एक और कौन सी बहती है? एक तो नर्मदा बहती है, एक ताप्ती बहती है, और एक नदी और है जो कि रिफ्ट घाटी के अंदर बहती है। कौन सी है बताओ भी जल्दी से? 3 नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी के अंदर बहती है, बताओ बताओ। ताप्ती नदी के बारे में पढ़ के आए थे ना आप? नर्मदा के बारे में हमने पढ़ा दिया है। एक नदी और है, 3 नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी के अंदर बहती है, ध्यान रखना। एक का नाम नर्मदा है आगे, दूसरी का नाम ताप्ती आ गया, और तीसरी का नाम आपको बताना है। 3 नदियां हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसके बारे में लिखते हैं, अरब सागर वाली नदियां में सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में लिखते हैं। ये एक बार देख लो भाई, इसको कोई दिक्कत आ रही है तो, कोई चीज़ है तो नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, किसकी कौन सी सहायक नदियां हैं वो भी याद रखना पड़ेगा। एक ये डायग्राम देख लो, और एक डायग्राम आप देख लो शुरू वाला, एक आप शुरू वाला देख लो डायग्राम। ये देखो, 2 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ। नदियों की पहचान करो, दिखा। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना था ना, चलो पीडीएफ में दिख जाएगा वैसे तो। चलो भी आगे चलते हैं। अपने ये आपका हो गया डायग्राम, और ये डायग्राम हमने देख लिया है। ये देखो, इस डायग्राम को देख लिया आपने, ध्यान से देखो इस डायग्राम को। क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? इसको दिख रहा है ना, वो आपको 1 नंबर या 2 नंबर दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो। इसमें कौन सी नदी ज़्यादा पूछ सकती है? तवा नदी के बारे में पूछ सकता है, ध्यान रखना। कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी के अंदर बहती है? ज़्यादा रिफ्ट घाटी के अंदर नर्मदा ही बहती है। दूसरा आ जाए तो ताप्ती नदी आ जाता है, कुछ कुछ भाग लूणी का भी रिफ्ट घाटी के अंदर आता है, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। मुख्यतः 2 नदी का नाम आप याद रखोगे, नंबर 1 पे नर्मदा, 2 नंबर पे ताप्ती, ठीक है। तो आपको यहाँ पे है लूणी नदी है जो कुछ मात्रा में बहती है, ठीक है ना। सर्वाधिक कौन सी बहती है? नर्मदा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिफ्ट घाटी के अंदर बहने वाली नदी का नाम क्या है, तो क्या बताओगे आप? भ्रंश घाटी के अंदर बहने वाली नदी का नाम क्या है, तो क्या बताओगे? अब आप एक बात बताओगे, सबसे पहले नवनीत बता भी, भ्रंश पर्वत के नाम से किसे जाना गया था? बताना मत भाई, अरे बोलना मत कोई भी। हाँ, भ्रंश पर्वत के नाम से किसे जाना गया था भाई? भ्रंश पर्वत के नाम से बोले। हाँ भाई तू बता भी, कौन था? भ्रंश पर्वत। तो आई नहीं थे उसने, तू बता भी राजकोट। महेंद्र, भ्रंश पर्वत बड़ा सोना सा डायग्राम बनाया था। हाँ बीजेपी, सतपुड़ा का पठार है, सतपुड़ा का पठार बनाया था, ऐसे करके याद करो, याद करो, ऐसे कर बनाया था मैंने आपको लिए। ये और ये यहाँ से एक नदी निकाली थी हमने, इस नदी का नाम मैंने बताया था नर्मदा। यहाँ से निकाली थी जिसका नाम बताया था ताप्ती, और यहाँ मैंने लिखा था कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला। और ये कौन सी आ गई? सतपुड़ा। तो विंध्याचल को सतपुड़ा से अलग भी कौन करती है? इसकी भी विशेषता है ना ये।
भूल जाते हो आप। इसलिए तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी का नाम बताया ना हमने कि भ्रंश घाटी में, क्योंकि भ्रंश पर्वत कौन सा, सतपुड़ा, भ्रंश घाटी में बहती कौन है, तो ये कौन सी नदी भाई, पहली नदी पे कौन सी, नर्मदा, दूसरी ताप्ती भी तो भ्रंश घाटी में बहती है ना। इसलिए तो याद रखने, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर है ना, पीछे वाला तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका। तो अब हम इसको लिखते हैं भाई बारीकी से। सबसे पहले आपके पास में आ रही है नर्मदा नदी भाई, नर्मदा नदी। डायग्राम और पहले इसलिए बता रहा हूँ लिखाने को, तो मैं सीधी थ्योरी लिखवा दूँ ताकि डायग्राम बनेगा तो आपको पता चलेगा कौन से दायां है, कौन सा बायां है, कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब आपको ना 2 मिनट में बता देगा महेंद्र कि मंगला बांध कहाँ बना हुआ है। मंगला, मंगलो का को, हाँ बॉर्डर के ऊपर है, चलो याद तो ला रहे हो धीरे धीरे नहीं। हाँ झेलम में उद्गम आ गया, समापन आ गया, विस्तार आ गया, और अगर हम बात करना चाहें तो विशेषता आ जाएगी। चलो इतना लिखते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर देखो उसका उद्गम कहाँ से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। हालांकि दोनों के अंदर फैली हुई है ये पहाड़ियाँ, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। इसका जो समापन जो होता है वो समापन कहाँ होता है, इसका तो समापन हो जाता है, याद रख लेना, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में हो जाता है इसका समापन, खंबात की खाड़ी में। विस्तार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है आपका पहला 1 नंबर पे आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 2 नंबर पे कौन सा आ जाता है, एमपी 3 नंबर पे कौन सा आ जाता है, और 4 नंबर पे कौन सा आ जाता है। कुछ किताबों में छत्तीसगढ़ नहीं दे रखा है ना, इसका 3 राज्यों में विस्तार है। छत्तीसगढ़ के अंदर तो फैली हुई है पहाड़ियाँ, ऑथेंटिक किताब भी बता रही है, तो आपको पता बनाना चाहिए। फिर आपको बताना है इसकी क्या क्या विशेषता है। अब हम पढ़ेंगे सारी की सारी विशेषता। चलो भाई नंबर 1 विशेषता के बारे में हम बात करते हैं तो इस नदी पर एमपी में धुआंधार, या तो नाम आ जाएगा धुआंधार, या फिर नाम क्या आ जाएगा, क्या नाम आ जाएगा, या तो धुआंधार नाम आ जाएगा, दूसरा नाम क्या आ जाएगा, धुआंधार नहीं है तो क्या नाम आ जाएगा भाई, अभी तो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, धुआंधार नहीं है तो क्या आ जाएगा, कपिल धारा। कपिल धारा भी बोलते हैं इसे, कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात बना हुआ है, कपिल धारा जलप्रपात बना हुआ है, कपिल धारा जलप्रपात बना हुआ है। कहाँ बना हुआ अभी। फिर अपनी बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर बिंदु की बात करते हैं। इस नदी पर एमपी में ओंकेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। ओंकेश्वर महादेव का मंदिर, ओंकेश्वर महादेव का जो मंदिर बना हुआ है ना, महादेव का मंदिर बना हुआ है, ओंकेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। और फिर हम बात करते हैं 3 नंबर पे, तो इस नदी पर गुजरात में इस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। ठीक बात है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, और हम बात करते हैं तो याद रखना
सरदार सरोवर बांध से एक परियोजना निकाली गई है, कौन सी भाई? इसी पे है ना, याद रख लेना कि सरदार सरोवर बांध से सरोवर बांध से कौन सी परियोजना निकाली गई है भाई? नर्मदा नहर परियोजना निकाली गई है। नर्मदा नहर परियोजना निकाली गई है। निकाली गई है। यह 4 राज्यों की क्या है भाई? यह 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्यों के नाम बताओ भाई। पहले का नाम गुजरात लिख लो। दूसरे का नाम गुजरात। 2 नंबर पे महाराष्ट्र लिख लिया। 3 नंबर पे मैंने राजस्थान लिख दिया। 4 नंबर पे और बात करें, हैं सहायक नदियाँ रहेगी क्या इसकी? इसकी वाला विशेषता और भी बची है ना, याद रख लेना। यह नदी विंध्याचल पर्वतमाला तथा सतपुड़ा पर्वतमाला को अलग करती है। पर्वतमाला के बीच में से बहती है। ये थोड़ा बेटर रहेगा। बीच से बहती है ना, ये बढ़िया थोड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहती है ना। और अगर हम बात करना चाहें, याद रख लेना, यह नदी रिफ्ट घाटी में, यह नदी रिफ्ट या फिर इसे क्या बोलते हैं, ब्रिंश घाटी में बहती है। रिफ्ट या फिर ब्रंश घाटी है। रिफ्ट घाटी या ब्रंश घाटी का मतलब हो गया ना गहरी घाटियों के अंदर नीचे से बहना। और कई बार इसका मतलब ये लिया जाता है कि जिस तरफ ढाल होती है ना उसकी विपरीत दिशा में बहना। एग्जैक्ट मतलब ये होता है ना, ढाल की विपरीत दिशा में। हाँ, ढाल की विपरीत दिशा में ना। जिस तरह मान लो कि जैसे ढाल ऐसे है तो इसके विपरीत दिशा के अंदर बह रही है। इधर जाना था लेकिन इस तरफ ऐसे होकर जा रही है, विपरीत दिशा में जाना। इसका मतलब ये होता है घाटियों के अंदर बहना। रिफ्ट घाटी या ब्रंश घाटी में बहती है। घाटी में बहती है ना। तो ये रिफ्ट घाटी या फिर ब्रंश घाटी में बहती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा था ना, ब्रंश पर्वत ऊपर उठा हुआ भाग है लेकिन ये नीचे की तरफ जाती है ना। तो यहाँ हमने बात कर ली थी रिफ्ट घाटी में ब्रंश घाटी में बहती है। और हमने ये भी बात कर लिया इसके बारे में, सारा कुछ बात कर लिया। एक विशेषता और याद रख लेना कि अरब सागर में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो कि अरब सागर में जाती है। 2 बात लिखाऊंगा यहाँ पे। पहली बात कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ तो क्या आ जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या आएगा? गोदावरी वाले कितनी है? नर्मदा कितना है? देखो, अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गोदावरी है। अरब सागर में जाने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो नर्मदा नदी है। इतना ही अंतर है दोनों में, क्योंकि गोदावरी कहाँ जाती है? अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत की वह सबसे लंबी नदी जो कि अपना जल अरब सागर में लेके जाती है, कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है ना, ये याद रख लेना। लेकिन अरब सागर लग गया तो क्या करोगे? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती है। अरब सागर में
लेकर जाती है, अरब सागर में लेकर जाती है। छोटी छोटी बातें हैं, कंफ्यूजन होना है। दक्षिण की गंगा और दक्षिणी भारत की गंगा दोनों में अंतर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती है भाई, नाम क्या हो जाएगा, लिख देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी भाई, नर्मदा। नर्मदा के बारे में पढ़ रहे हैं हमने। अब लास्ट आ जाता है इसकी क्या जाती है भाई, सहायक नदियां। इसके आगे भी यहाँ पर क्या आगे भाई है ना, सहायक नदियां है ना, आपको सिर्फ नाम नाम याद रखना है, कौन सी कहाँ मिल रही है कोई मतलब नहीं है ना दिया हुआ। सहायक नदियों में हम देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, जो दाईं ओर से मिलती है। दायां बायां पूछ लेता है कई बार तो, दाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी, मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, और यहां पर आ जाएगी बाईं ओर से मिलने वाली। अब यहां पर देखो सबसे पहले ऊपर वाला नाम बताओ भी, कौन कौन सी नदियां हैं, सबसे पहले कौन सी आ जाती है, बताओ 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 जल्दी बताओ। एक याद गोरी रहे, कौन सी याद है, हैं? अच्छा, हिरण और बरन याद है, और हाँ तो दूसरी और कौन सी गई, बढ़िया बात है, यही तैयारी करता रहो है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो हमने यहाँ पर देखा था, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दायां और बायां होता कौन सा है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पर इसके अंदर जो सहायक नदियां जो मिलती है, पहली नदी का नाम क्या जाता है यहाँ पर, दूसरी नदी का नाम क्या जाता है यहाँ पर, यहाँ से बरन, और तीसरी नदी का नाम क्या जाता है यहाँ पर, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। एक तो आ जाता है हिरन आ जाता है, एक आ जाता है बरन आ जाता है, एक यहाँ पर और नदी आ जाती है जिसका नाम मैंने वहां नहीं लिखा था, ओकेश्वर नाम लिखा था क्या यहाँ पे, एक नदी और आती है, यहाँ नहीं लिखा है, ओंकेश्वर नहीं, ये एक रुको, कोलार के बाद में ना, रुको एक मिनट, एक नदी और आ जाती है यहाँ ऊपर वाले भाग के अंदर, कोलार के बाद में आ जाती है यहाँ पे, जिसका नाम है, एक नदी और आ जाती है यहाँ पे ना, इस प्रकार से एक नदी और आती है यहाँ पे, 4 नदियाँ आती है। ओराविल नदी है ना यहाँ पे, ओराविल है ना शायद तक, पूरा नाम इसका ओराविल ही होगा शायद तक है ना, देखना एक बार, ओराविल ही है क्या, जो कि नर्मदा में कौन सी ओर से मिल रही है, दाईं ओर से, ओराविल होगा शायद तक, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ना। कोलार के बाद में फिर ओराविल, हिरन और बरन, ठीक है भाई, ओराविल है ना शायद तक, ओरा करके कुछ नाम है इसका, नाम पूरा याद नहीं आ रहा अभी, ओराविल करके है ना, ओरा या ओरल नाम है या ओराविल, पता नहीं क्या नाम था, चलो आप देख लेना इसका क्या नाम आता है ना, हाँ तो देख लो है, क्या नाम है, और सांग है क्या, हाँ और सांग है क्या पूरा, हाँ ठीक है, और सांग ठीक है भाई, और सांग है ना, मैंने कहा ना ओरा करके एक नदी रह गई थी, बाकी कोलार आ गई, हिरन भी आ गई, और सांग भी आ गई, बरन भी आ गई, सारी आ रही है ना, कोई रेत नहीं की, बता देना है, क्या बोला है, हरिणी नहीं है, हिरन है, हिरन, हटनी छोड़ो एक बार, ये जो मैंने है ना, एक कोलार, एक हिरन, एक और सांग, एक बरन है, और इधर वाले की बात करते हैं तो एक दूधी आ जाती है, एक सुगर आ जाती है, शेर आ जाती है, तवा आ जाती है, और एक इति आ जाती है। यहाँ एक और हो सकती है अगर हो तो, दूधी, सुगर, शेर, तवा, छोटा तवा मोटा तवा, बस वो तो वो आगे नहीं, बस वही की बात है ना। चलो कोई नहीं, छोड़ो अपनी ना, यहाँ बात कर रहे थे, ये थी मेन ओरा सांग, ये इंपॉर्टेंट नदी है, पता नहीं कैसे पहले मैं भूल गया था, लेकिन आपको याद करा देना, ये लिखी नहीं थी। हाँ तो आपको ये यहाँ पे बताओ भी, एक तो आ जाती है कौन सी भाई, यहाँ लिख रहे थे ना आपने, एक तो लिख लेना कोलार के बारे में, एक तो क्या लिख दोगे कोलार के बारे में, और एक जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, कौन क्या भाई, और ओरासांग या और सांग एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नदी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना।
उसके बाद में बाईं ओर से जो मिलने वाली जो नदियां है ना, उसके अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है, पहला नाम आ जाएगा दुद्धी, पहला नाम आ जाता है दुद्धी। और दूसरा जो नाम आ जाता है उसका नाम आ जाता है सुगर, सुगर के बाद में आ जाता है शेर, और शेर के बाद में आ जाता है तवा, छोटा तवा बड़ा तवा, किसे तो वो आ जाए, चाहे तो वो आ जाए, चाहे रोटी आ जाए, चाहे तंदूरी आ जाए, चाहे शेर आ जाए, चाहे शेरनी आ जाए, चाहे बांडी आ जाए, आठी करिए ना है। एक ही बात है, कोई नहीं, कटे यानी शक्कर है, शक्कर है। इंग्लिश नाम लिख दियो तो इंग्लिश नाम लिख दियो, कोई बात को नहीं, कन्फ्यूज को नहीं होना, कोई दिक्कत को नहीं, शक्कर लिख दिया हाल है बात, कई बार कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी है ना। कहाँ गया इंग्लिश आजकल में बोली आने लगी, तो लिख दिया, कोई बात नहीं, शक्कर लिख दिया है ना, शक्कर। चलो भाई, यहां तक आके मामला कंप्लीट हो गया, शक्कर लिख दिया हमने, और ये हो गया इसका पूरा। दाईं ओर से मिलने वाली हिरन, बरन, कोलार, ओरासांग या ओरसांग, और बाईं ओर से मिलने वाली दूधी, शक्कर, सेरा और तवा। यहाँ तक हो गया मामला कंप्लीट। और कोई बचा है? हाँ, कोई चीज़ बची है तो बताओ भाई, इसके बारे में कोई भी चीज़ बची हो। क्या लंबाई के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, बाकी 700 कुछ करके इसकी है ना। लंबाई में लिखवाते नहीं, नाम याद करता, कभी पेपर में तो आते नहीं है ना, एग्जैक्ट तो है नहीं। और विशेषता कोई बची और देख लेना। बाकी इनकी सहायक नदियों में से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, पिछले सीटी में अब देख लेना, सहायक नदियों में से ही प्रश्न आए हुए हैं, और सहायक नदी आसानों की याद करनी पड़ेगी भाई। अब आपके सामने नदी आ जाती है, जिस नदी का नाम है ताप्ती। कौन सी नदी है? बस थोड़ी बची है अब तो। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम देखो कहाँ कहाँ से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम बताता हूँ मैं कहाँ से होता है आपका। ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो होता है आपका बैतूल का पठार, बैतूल का पठार। और ये बैतूल का जो पठार है वो कहाँ पड़ता है आपका? एमपी के अंदर। छोटी मोटी पहाड़ी, चलो चल दे, पहाड़ी यहीं वगैरह। चलो अपने बात करते हैं यहाँ पर, इसका जो उद्गम जो होता है वो होता है बैतूल के पठार से। और ये जो बैतूल का जो पठार है, बैतूल का जो पठार है वो पठार कहाँ पड़ता है आपका? तो ये पड़ता है आपका एमपी के अंदर पड़ता है। बैतूल के पठार से निकलती है ताप्ती नदी, और निकलने के बाद में कहाँ जाती है? ये निकलती है एमपी से निकलती है। एमपी से निकलने के बाद में इसको थोड़ा अलग पेन से निकालना क्या, यहाँ से ये एमपी से निकलती है। एमपी से निकलने के बाद में ये नीचे चलती है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में ये जाती है गुजरात, और गुजरात के बाद में अपना जल कहाँ गिरा देती है? खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। अपना जल कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी में गिरा देती है भाई। बढ़िया बात है। सबसे पहले कहाँ आती है? सबसे पहले आ जाती है आपकी कहाँ भाई? 1 नंबर पे एमपी। एमपी के बाद में 2 नंबर पे अगर हम बात करें तो ये क्या आ जाती है? महाराष्ट्र में आ जाती है। 3 नंबर की बात करते हैं तो ये कहाँ आ जाती है भाई? गुजरात के अंदर आती है। गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी 3 राज्यों के अंदर बहती है। याद रख लेना, नदी का नाम क्या है? ताप्ती नदी है। और ताप्ती नदी के ऊपरी अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर गुजरात का एक शहर है ना, एक शहर बसता है जिसका नाम है सूरत। क्या नाम है भाई? इसका नाम है सूरत शहर, यहाँ पे बसा हुआ है। और सूरत शहर बसा हुआ है, और गुजरात के अंदर ही इसी नदी पर, इसी नदी के ऊपर एक परियोजना नहीं 2 परियोजना चलती है। एक ये रही, साथ में परियोजना भी करवाई देता हूँ ना, क्या पता एग्जामिनर कहाँ से दे दे प्रश्न। पहली परियोजना का जो नाम है वो नाम हो जाएगा यहाँ पे उकाई परियोजना। पहले का नाम उकाई परियोजना, और दूसरी का नाम यहाँ पर आ जाएगी कांकरा पार परियोजना। कांकरा पार परियोजना, और एक सूरत शहर, एक उकाई परियोजना। ये सारे के सारे किस नदी पे बने हुए हैं? ताप्ती नदी भी रिफ्ट या फिर भ्रंश घाटी के अंदर बहती है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं पहले
तो इतनी सारी विशेषता है किस नदी की भाई, छोटी सी नदी है, बस यूं चली यूं गई यूं आई। सूरत शहर, उकाई परियोजना, कांकरापारा परियोजना और ये ताप्ती नदी होगी कंप्लीट है। सहायक नदियां एक दो कौन काम की नहीं है, हाँ एक ही काम की है, आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो भी। ताप्ती की एक सहायक नदी है जिसका नाम यहाँ पर इस तरफ से आकर मिलती है, जिसका नाम है पूर्णा नदी। इस नदी का नाम क्या है, पूर्णा नदी। एक इंपॉर्टेंट है जो सहायक है इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है पूर्णा नदी। ठीक है भाई, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो पूर्ण का जान दो आपने, कोई दिक्कत नहीं। लो भाई बात कर रहा हूँ आपका नाम क्या हो जाएगा आपका, आपका पूछा है मैंने तो, ताप्ती नदी। ये है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी के बारे में जानकारी हमें ये मिली कि है सबसे पहले उद्गम कहाँ से होता है इसका, उद्गम के बाद में हमें ये जानकारी मिली कि इसका जो विस्तार है वो विस्तार बताओ और इसका समापन बता दो भाई, और इसका क्या बता दो, सबसे पहले उद्गम क्या बोला है मिंद्र, छत्तीसगढ़ बोला है बैतूल का पठार, बैतूल का पठार कहाँ पड़ता है आपका, हाँ ये पड़ता है बैतूल के पठार से निकलती है, बैतूल का पठार। ये जो बैतूल का जो पठार है ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका एमपी के अंदर पड़ता है। और ये लगभग महादेव जो श्रेणी है ना, महादेव श्रेणी के अंदर पड़ता है, महादेव श्रेणी के जस्ट नीचे। महादेव श्रेणी किसका भाग है, सतपुड़ा का, ये भी याद रखना। इसलिए ये सतपुड़ा की जस्ट नीचे बहती है, तो ये भ्रंश घाटी के अंदर बहती है ना। विस्तार के बारे में सबसे पहले एक नंबर पे कौन सा आ जाएगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ को छोड़ देना, बाकी वही जिले एमपी प्लस एमपी के बाद में क्या जाता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में क्या जाता है आपका गुजरात आ जाता है, गुजरात आ जाता है। समापन के बारे में बात करते हैं तो समापन के बारे में याद रख लेना, ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, दो चला गए, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है भाई, खाड़ी में गिर जाती है। अब हम बात करते हैं विशेषता, विशेषता क्या क्या है इसकी, विशेषता, इसकी जो विशेषता है उनके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं। और नंबर एक पर आ जाती है, क्या आ जाती है, एक आ जाती है यहाँ पर कि गुजरात में दो परियोजना चलती है भाई, दो परियोजना चलती है। कौन कौन सी परियोजना चलती है भाई, पहले का नाम क्या है, पहली परियोजना का नाम है उकाई, उखाई अपन के उखाई इधर है, उकाई, उकाई परियोजना। और दूसरे का नाम क्या आ जाएगा भाई, कांकरापारा, कहीं तो पढ़ा था, याद आ रहा है क्या, कांकरापारा या कांकरापार परियोजना। और एक याद रखना सूरत शहर, गुजरात का सूरत शहर, गुजरात का सूरत शहर, सूरत शहर, इसको थोड़ा लिख से आना, गुजरात का सूरत शहर इस नदी के किनारे है, इस नदी के किनारे। गुजरात का कौन सा शहर भाई, सूरत शहर है। अब आपको कौन बताएगा भाई, हाँ भाई नवनीत बता भाई, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है, नदी के किनारे प्रमुख शहर आपको याद करवा ही देता हूँ ना, क्या पता आ जाए पेपर में, है ताप्ती, ताप्ती तो मैं करूँगा, ताप्ती रही सामने जरा, और को बचा है क्या ताप्ती के बारे में विशेषता, एक सहायक नदी लिखवा देते हो उसकी, लखनऊ, और एक शहर का नाम आ जाता है जौनपुर, बोलेगा नहीं भाई, हैं गोमती, लिखवा देते हैं। एक विशेषता हो रहेगी क्या, बिल्कुल भाई,
वैसे वहाँ लिखाया हुआ था, लेकिन एक यहाँ नदियों में अलग ही है ना, इसका अलग ही सिस्टम है, लिखवा देता हूँ। पश्चिमी घाट तथा सतपुड़ा को अलग करती है, सतपुड़ा पर्वतमाला को अलग करती है। अलग की जगह बीच में से बहती है, ये भी आ सकता है, ठीक है। बाकी वो डायग्राम मैंने बता रखा है। एक लास्ट बात, नदियाँ, फिर 3 नदियाँ और कहूँगा बस आपको। क्या नाम है इसका, सहायक नदी का नाम एक ही ज़्यादा है, जिसका नाम है पूर्णा। पूर्णों का को याद रखना, पूर्णा नदी है, पूर्णा नदी काकी है ये, लो काकी याद रखे, पूर्णा काकी। ठीक है भाई, ये हो गया आपका ताप्ती के बारे में पूरी डिटेल से हो गया है। और पूर्णा के काकी के बाद में फिर अपना बात करेंगे ताप्ती के बाद में आपकी नदी आ जाती है जिसका नाम है श्रावती। एक आपको मैं श्रावती पढ़ाऊंगा, एक मैं आपको पेरियार पढ़ाऊंगा, पेरियार के बाद में आपको भारतकुंज पढ़ाऊंगा, एक आपको मांडवी नदी पढ़ाऊंगा, फिर आपकी हो जाएगी अरब सागर वाली कंप्लीट है। छोटी छोटी नदी है, मात्र 2-2 लाइन की है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे ना, मतलब ये 2-4 बस 5 मिनट और बैठो, फिर आप पानी पुनी पी लेना, जो भी है ना, इतना नहीं पढ़ेंगे आज, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज। 2-4 छुट्टी भी है ना, और थोड़ा सा मुझे भी काम है इस वजह से। बाकी आपको कल कंप्लीट करवा के कल एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। कल झील कंप्लीट करवा दूंगा आपको, है ना, मैप ले आना साथ में। और यहाँ हम एक नई नदी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस नदी का नाम क्या है, श्रावती नदी। छोटी छोटी नदियां हैं, समझाने वाली तो है नहीं, सिर्फ लिखवाने वाली है और कुछ नहीं बताएंगे। श्रावती नदी कहाँ से निकलती है, शिकागो की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के बाद में ध खत्म, टाटा। उद्गम के बारे में बात करते हैं तो उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम हो जाता है इसका शिकागो की पहाड़ियाँ। और ये शिकागो की पहाड़ी कहाँ पड़ती है भाई, शिकागो की पहाड़ियाँ, शिकागो की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है भाई, ये पड़ती है कर्नाटक के अंदर। यहाँ से तो ये निकलती है, शिकागो की पहाड़ियों से निकलती है, और इसका जो समापन हो जाता है वो कहाँ हो जाता है भाई, समापन हो जाता है अरब सागर के बाद में, अरब सागर में हो जाता है सीधे। विशेषता, हाँ विशेषता इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है इस नदी के ऊपर। नाम है, 2-3 नाम बताऊंगा आपको मैं। देखो, शिकागो की पहाड़ियां कर्नाटक में है, अरब सागर में इसका समापन हो जाता है। श्रावती नदी की विशेषता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इस नदी में बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है, जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है, जलप्रपात बना है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम अगर पूछा जाए यहाँ पे, नाम इसका याद आ जाएगा। नाम तो देखो 2-3 नाम है इसके। पहला नाम आ जाता है, इसे बोलते हैं, एक तो बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात, या इसे बोलते हैं जोग जलप्रपात, इसे बोलते हैं जोग जलप्रपात, या इसे बोलते हैं गरसप्पा जलप्रपात। 3 नाम है इसके, एक ही बात है ना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है, नाम है महात्मा गांधी जोग या गरसप्पा जलप्रपात। महेंद्र कहाँ बना हुआ है ये जलप्रपात, ये कर्नाटक के अंदर बना हुआ है, याद रखना। ये कहाँ बना हुआ है, कर्नाटक में है क्या, एक ही जगह तो बह रही है, कहाँ बह रही है, कर्नाटक के बाद में तो अरब सागर में। अब राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बता दे महेंद्र, चूलिया जलप्रपात। ऊंचाई निर्णीत 18 मीटर है, ऊंचा बांध है जाखम बांध, ऊंचाई 81 मीटर। नेक्स्ट नदी आ जाती है पेरियार नदी। देखो, पेरियार नदी और 2 नदी एक साथ पढ़ा रहा हूँ मैं। एक का नाम आ जाता है पेरियार नदी,
कुछ नहीं है, हल्की हल्की। पेरियार नदी एक तो आती है पेरियार नदी, और एक का नाम आ जाता है भारत पुंज नदी, एक का नाम आ जाता है भारत पुंज नदी, पुंज नदी। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं तो कुछ खास विशेषता तो है नहीं, फिर भी बता देता हूँ मैं इनके बारे में। पेरियार नदी और भारतपुंज नदी है, दोनों एक साथ क्यों लिखी है? क्योंकि उद्गम दोनों का एक साथ ही होता है। उद्गम के बारे में बात करते हैं तो उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम जो होता है वो होता है अन्नामलाई की पहाड़ियों से, दोनों का उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ियों से होता है। और समापन कहाँ होता है इसका? समापन, उद्गम और समापन दोनों सेम सेम ही है, उद्गम समापन। कोई विशेषता नहीं, हाँ है ना, विशेषता है ना, विशेषता और इसकी भी विशेषता। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जाएगी ना उनके लिए सारी सारी इंपॉर्टेंट है, विशेष करके गोदावरी, कावेरी, और एक आपकी कौन सी आ जाएगी? कृष्णा। ये सारी की सारी 3 नदियां इंपॉर्टेंट है। कल कंप्लीट करवा के कल जिले भी कंप्लीट करवा दूंगा आपको मैं ना। छुट्टियां मत लो भाई, छुट्टियां एक दिन अगर छुट्टी लेते हो तो लॉस बहुत ज़्यादा होता है आपका। उद्गम के बारे में बात करते हैं तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पड़ती है भाई? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु, केरल, और कहाँ पे फैली हुई है? कर्नाटक के अंदर। लेकिन ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल से उसका उद्गम होता है, समापन अरब सागर में होता है। कहाँ होता है? अरब सागर में। और इसे बोलते हैं केरल की जीवन रेखा। इंपॉर्टेंट है, विशेषता 1 नंबर पे क्या आ जाएगी? इसे बोलते हैं, इसे केरल की जीवन रेखा बोलते हैं, इसे केरल की जीवन रेखा, केरल की प्रमुख नदी है, केरल की जीवन रेखा बोलते हैं, जीवन रेखा, लाइफ लाइन बोलते हैं, रेखा कहते हैं। और सेकंड लाइन केरल की प्रमुख नदी है, केरल की प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी है। और इधर अगर हम बात करना चाहें तो इधर आपको याद रखना है उद्गम हुई अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की जो पहाड़ी है वो कहाँ? अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की जो पहाड़ी है वो कहाँ पड़ती है? आपकी केरल के वाले भाग से उद्गम होता है, समापन अरब सागर के अंदर होता है, समापन अरब सागर के अंदर होता है। और विशेषता केरल की दूसरी प्रमुख नदी, केरल की दूसरी प्रमुख नदी, दूसरी प्रमुख नदी है भाई। एक और नदी आ जाती है लास्ट, जिसका नाम है मांडवी नदी, मांडवी नदी, मांडवी नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में हम बात करते हैं तो लगभग उद्गम के बारे में बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं उसका उद्गम बता रखा है महाराष्ट्र से, फिर कर्नाटक, और फिर कहाँ जाती है? ये गोवा। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है, महाराष्ट्र से बता रखा है ना इसका उद्गम तो। चलो लिख देते हैं भाई उद्गम के बारे में, उसका समापन, समापन के बारे में विशेषता। छोटी सी नदी है, विशेषता ही इसकी इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उद्गम इसको कहीं ना कहीं, कहीं गोवा बताते हैं, कहीं महाराष्ट्र बता रखा है, महाराष्ट्र, इसको उद्गम कहीं महाराष्ट्र से बता रखा है। समापन कहाँ होता है? अरब सागर, अरब सागर में इसका समापन होता है। विशेषता इंपॉर्टेंट है, गुजरात का पणजी शहर, गुजरात का पणजी, ओ सॉरी गोवा का, हाँ गोवा, गोवा का पणजी, पणजी, गुजरात का, गोवा की राजधानी क्या है? अच्छे से क्या, मैं यहाँ गुजरात पता नहीं क्या से बोलती है, गोवा का पणजी शहर, क्या पता, मैं तो पता नहीं। पणजी शहर इस नदी के किनारे है, इस नदी के किनारे। और अगर हम बात करना चाहें तो एक बात और याद रख लेना, क्या याद रखोगे यहाँ पर? एक बात और याद रखना, पहली विशेषता, दूसरी विशेषता याद रख लेना कि गोवा में इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है, गोवा में इस पर दूधहवा जलप्रपात बना हुआ है, इस पर दूधहवा, दूधवा जलप्रपात बना हुआ है। जलप्रपात बना हुआ है।
दूधी नदी किसकी सहायक नदी है? दूधी, चाहे दूधी बोल दो, चाहे तवा बोल दो, चाहे आप शेर बोल दो, चाहे सुगर बोल दो या शक्कर बोल दो। कोई बात नहीं, याद कर लेना कल जा हैं। नर्मदा याद रख लेना भाई, एक एक चीज़ याद रखनी है अपने को, एक एक चीज़ भूलना नहीं है, इसको याद करो। यहाँ से हमने शुरू किया था, सबसे पहले दूधी, शक्कर, शेर, तवा, ऊपर वाले बाकी बात हैं कोलार, गिरन, ओरासांग, बर्न। एक ये याद रख लेना और एक याद रख लेना आप है ये वाला भाग, ये वाला याद रख लेना थोड़ा सा। कैसा लगा? तो यहाँ पर अरब सागर की नदियाँ हमारी कंप्लीट होगी। कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी वाली और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है भाई।